अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मा चौधरी। और ये हमारी जो नशियात है कोविड-19 के हवाले से हम जिस तरह से 24/7 जो है आपको आगाह कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज उसका आगाज जब हम करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो अब तक के फिगर्स हमें बताए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 9,000 से ज्यादा लोग, 9,216 का फिगर बताया जा रहा है पाकिस्तान में जो है वो लोग इस वक्त इस मरज का शिकार हैं। और 2,066 लोग, ये एक अच्छी खबर है कि वो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल भी जो है वो बढ़ रहा है और 192 की तादाद जो है बताई जा रही है। लॉकडाउन को फ्लेक्सिबल करने के बाद उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी बात होगी कि लोग इसको बहुत ही ज्यादा कैजुअल लेने लग गए हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों के लिए इश्यूज ना हो जिनके लिए जो डेली वेजेस हैं, जिनकी दाल रोटी जो है वो डेली वेजेस पे जाहिर है कि जब उनको पे किया जाता है उसी से चलती है। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी। गवर्नमेंट जो स्ट्रैटेजी बना रही है उसमें बहुत इजी किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और वो अपने घर का जो है वो खर्च चला सके। कम अज कम कोरोना वायरस से बचाव के वक्त ऐसा ना हो, ये महसूस ना हो कि इस फाइट में लोग भूखे मर जाएं। ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ अब रमजान मुबारक भी करीब है, उसके हवाले से भी एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि रमजान मुबारक में और तरावी के औकात में उलमा कराम के साथ वज़ीर आज़म साहब की कल भी मीटिंग हुई और उसमें भी कुछ फैसले किए गए। 18 अप्रैल को सदर के साथ जो है वो मुलाकात हुई और उसमें भी 20 निकाती एलामिया जो है वो जारी किया गया था। उस हवाले से भी बात होगी। और अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान से बाहर निकलकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में अभी तक वही सिलसिला नजर आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त वायरस से फाइट कर रही है। भारत में वही शिद्दत पसंदी और शिद्दत पसंदी का वायरस मैं कहूंगी जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, वही हिंदुत्वा वाली जो आइडियोलॉजी है उसको लेके चला जा रहा है, न सिर्फ कश्मीरियों पर बल्कि ओवरऑल वहां पर अकलियतें और खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है कि ये वायरस फैला रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत अहम खबर जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए है। आपने इसको फॉलो किया होगा कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अमरीकी जो तेल है उसकी मनफी ट्रेडिंग हो रही है और इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, क्या असरात पड़ेंगे, इसके हवाले से भी हम बिल्कुल मईशत के हवाले से यकीनन हम कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रांसमिशन में बात करते रहें, बात होती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क बल्कि हम आपको बताते चलें कि मुसलसल कौमी फरीजा अदा कर रहा है, आपको आगाह रखे हुए है। हम हर घर में मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की जो नशरियात है तकरीबन हर इलाके हर गांव देहात में जो है वो देखी जा सकती है। और इस वक्त हमारा एक ही मकसद है, मकसद ये है कि आपको आगाही देना, किस तरह से आप इस तमाम तर सूरत हाल में कोरोना वायरस से बच सकते हैं और खास तौर पर हुकूमत जो है वो आप लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए क्या कुछ कर रही है। पाकिस्तान टेलीविजन ने अब तक बहुत से अहम इकदाम लिए हैं और बहुत ही अहम कदम था कि हमारी तमाम जो मामूल की नशरियात है उसको रोक दिया गया कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर और एक स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए मुरतब की गई जिसमें हम 24 आवर्स जो है वो आपको मालूमात फराहम करते हैं। साथ ही साथ टेली स्कूल के हवाले से बहुत ही अहम इकदाम उठाया गया, खासतौर पर जो बच्चे घरों पर मौजूद हैं, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल बंद है, उनकी पढ़ाई मुतासिर ना हो, वालिदैन परेशान थे, बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देते थे कि वो अपना कोर्स जो है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ने इस पर भी हमने देखा कि बहुत ही अहम तरीके से काम किया, बाकायदा प्लान किया और उसके बाद टेली स्कूल की जो नशरियात है उसका आगाज कर दिया गया और लोग इस वक्त जो है वो खासतौर पर वालिदैन बहुत खुश दिखाई देते हैं। अब एक और अहम चीज होने जा रही है नाज़रीन, और 23 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान शाम 4 बजे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर मौजूद होंगे और यहाँ पर एक टेलीथॉन शुरू की जाएगी जिसमें मुखय्यर हजरात आएंगे और वो अपने फंड्स देंगे उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जिनकी हुकूमत इस वक्त मदद करना चाहती है, जिनको हुकूमत इस वक्त रिलीफ पहुंचाना चाह रही है। और इस हवाले से मजीद जो है वो नाहिद पहले मईशत का जिक्र कर रही थी तो मईशत पर ही बात करेंगे। माहिर मुआशियात और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जो मुशीर हैं सलमान शाह साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएगा कि दुनिया भर में जिस तरह से ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की ही बात कर लेते हैं तो वहां पर खाम तेल की जो मार्केट है वो इस वक्त क्रैश कर गई है। ओवरऑल क्या असरात देखते हैं आप इसके दुनिया भर की मईशत पर? देखिए, ये तो एक तो ये है कि क्योंकि इस वक्त बिल्कुल डिमांड जो है तेल की वो गिर चुकी है
اور پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو اسٹور کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ جو بڑی پروڈیوسر کنٹریز ہیں، اور وہ تو تقریباً ایسے ہے جیسے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں اور ہماری اسٹوریج خالی کرتے ہیں تو اسٹوریج کاسٹ بھی ان کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے. تو یہ ایک بالکل ہی مختلف پیراڈائم دنیا میں اس وقت بن چکا ہے. اس وقت جو بھی آپ سے لے سکتے ہیں تیل بازار سے جو لیں گے آپ وہاں سے، تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی کہ ہماری بجلی کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت اس کی میں کمی آئے گی قیمت میں، اور ہماری پاور کے جو ریٹس ہیں وہ نیچے آ سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری چین جو ہے، جب اس وقت ہمارے پاس جو تیل ہے جس سے ہماری بجلی بنے گی یا گیس سے جو بجلی بنے وہ ابھی مہنگی گیس اور مہنگی تیل کی بیسس پہ بن رہی ہے، اور جب وہ ختم ہوگی تو پھر یہ نئی سائیکل چلے گی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ معاملہ لمبا چلے گا کیونکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، پوری دنیا میں پروڈکشن بہت کٹ ہو چکی ہے. آہستہ آہستہ ہی ریوائول کی طرف جائیں گے. اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں جرمنی تھوڑا اپنے آپ کو اوپن اپ کر رہا ہے، فرانس اور اٹلی میں بھی اوپننگ ہو رہی ہے، امریکہ بھی اوپننگ کی بات کرتا ہے. لیکن یہ ساری اوپننگ جو ہیں یہ بڑے ایک سینیٹائزڈ ماحول میں ہوگی کہ یہ وبا جو ہے یہ بھی رکے اور ساتھ ساتھ اکنامک پہ یہ بھی چلے. تو یہ چیزیں جو ہے اب اگلے 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال تک بھی اس کے اثرات اس طرح سے چل سکتے ہیں. اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بتدریج ہی نیچے ہی رہیں گی اور وہ ہمارے لیے فصل اچھی ثابت ہوں گی. ایک جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز پہ کچھ فرق آ سکتا ہے. اگر آئل پروڈیوسنگ ممالک کی آمدن کم ہوتی ہے، وہ اپنے ڈیولپمنٹ کم کرتے ہیں، ہمارے ورکرز جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، ان کی ریمیٹنسز کم ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی اکانومی کو بڑے اچھے طریقے سے نہ تو صرف اس کو کھولنا ہے بٹ اس کو گروتھ میں بھی لے کے جانا ہے. اس کو ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹیوٹی بھی کرنے بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی ہماری لوگ واپس آئیں ان کو بھی یہاں پہ ہم ڈراپ کر سکیں، اور یہاں کے جو ہمارے ان امپلائڈ لوگ ہوئے ہیں وہ واپس اپنے جابس پہ آئیں، اور جو کام ہم پہلے کرتے تھے ایک ایفیشنسی کے ساتھ اس کو اب ہمیں ڈبل ایفیشنسی کے ساتھ کریں تاکہ ہماری آؤٹ پٹ بڑھے اور ہماری غربت جو ہے وہ بھی کم ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نئے پیراڈائم کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کے لیے جس حد تک اس میں اسپیس ہے آپ نے اس کا ذکر کیا اور ہونا کیا چاہیے، لیکن اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ کس حد تک اس اسپیس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ کس حد تک ہم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی جب یہ خبر سنتا ہے تو اس کو تو فوری طور پر یہ ایک فیلنگس ہوتی ہیں کہ شاید ہماری زندگی پہ اس کا اثر پڑے گا، مہنگائی کم ہوگی، ہمیں سستا تیل ملے گا. تو سر ایک عام آدمی کی زندگی پر کس حد تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ نے کہا تھوڑا ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہ تیل کی قیمتیں گرنے سے عرصے سے گر رہی ہیں اور وہ نیچے گر رہی ہیں. پھر ٹریڈ جو نہیں ہوتی تو پھر ڈیمانڈ ختم ہونے سے بھی قیمتیں تو گری ہوئی ہیں. تو قیمتوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ نے روزگار کو بحال کیسے کرنا ہے. جب روزگار بحال ہوگی اس کے پیچھے فیکٹریاں چلیں گی، آمدن بھی ہوگی، پروڈکشن بھی ہوگی اور یہ سائیکل پھر سے چل پڑے گی. اب وہ سائیکل جو چلے گی وہ انفلیشن کے ساتھ اس کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا تعلق ہوگا کہ ہم کتنی زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کچھ تو آپ کو امپیکٹ بہت جلدی آ جائے گا جب یہ بجلی پاور کے ریٹس نیچے گریں گے کیونکہ جب وہ سستی بجلی بیچ میں آتی ہے تو یہ 4-5 ہفتے سے سائیکل ہوتا ہے بجلی کا تیل آنا اور اس پہ بجلی میں کنورٹ ہونا، تو وہ اس ٹائم فریم کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا.
अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि IMF का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आइंदा साल से इसमें किसी हद तक बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसके हवाले से IMF ने बयान दिया है, खासतौर पर महंगाई की शरह की बात की है। उन्होंने कहा कि ये शरह कम हो जाएगी। तो जब हम आज आम आदमी की बात कर रहे हैं तो इस पर क्या कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद आम आदमी पर कोई अच्छे भी असरात पड़ेंगे? जी, आम आदमी का इस वक्त चैलेंज सबसे बड़ा है वो है कि उसकी रोजगार बहाल हो जी। और रोजगार बहाल होना जो है वो हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा नस्ल अहम की है। दूसरी चीज ये है कि आम आदमी को कोरोना से बचने का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको इस तरीके से महफूज रखना वो भी एक हुकूमत की बहुत अहम जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जब जैसे जैसे ये हमारी इकोनॉमी खुलती है उसके साथ साथ आपकी इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेसेस को रिलीफ, टैक्सेस में रिलीफ, तो अब वो जितनी रिलीफ चाहते थे वो सब मिल रही है और हुकूमत ने अपने एक किस्म के खजाने खोले हुए हैं कि ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। और खजाने वो जो है वो एक्चुअली हुकूमत जो है और कर्जे लेके इन चीज़ों को रिलीफ दे सकती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस वक्त बात यह है कि टैक्स जो है वो तो कलेक्ट नहीं हो रहा, उसमें बहुत कमी है। तो जो चीज़ भी गवर्नमेंट करेगी वो इस वक्त हम पे कर्ज ज्यादा चढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कर्ज हमारा ऊपर जाता है तो हमारी प्रोडक्शन को पहले से बहुत बेहतर होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज आना पड़ेगी ताकि ये इंक्रीज के साथ हम कर्जों को फिर वापस कर सकें। इसलिए ये साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ आपने साइकिल को बहाल करना है, आपने उस साइकिल को, इकोनॉमिक साइकिल को बहुत बेहतर करना है। तो आपने अपने तरीक़ेकार चेंज करने हैं, डिजिटलाइजेशन चेंज करनी है, आपकी होलसेल मार्केट्स जो हैं उसको आपने डिजिटल करना है, क्योंकि आपने अब ये हमेशा के लिए एक तब्दीली आएगी कि ज़्यादा फिजिकल प्रेजेंस जो है मार्केट्स में वो कम होगी। इसका मतलब है ऑनलाइन मार्केट्स बहुत ज़्यादा होंगी, होलसेल मार्केट्स ऑनलाइन जाएंगी, रिटेल मार्केट्स ऑनलाइन बहुत होंगी, बहुत सा कारोबार जो है ई कॉमर्स की वजह से होगा। जाहिर है कि ये सारी चीज़ें अगले चंद माह में अब हमको करनी पड़ेंगी और उसके ऊपर बहुत काम भी हो रहा है। हर सप्लाई चेन जो है इस वक्त इकोनॉमी की, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएटली करनी है और कैन सी चीज़ों से आपने उसको बेहतर कैसे करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आइंदा 6 माह के लिए गवर्नमेंट का इरादा है कि जो टैक्सेस हैं उसके जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनमें नरमी बरती जाए, उसमें ज़रा उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए ताकि छोटे दर्जे की, जो दरमियाने दर्जे की सनतें हैं वो वहाँ पर हमें ज़रा तरक्की नजर आए। इसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस में जो रिडक्शन हो रही है वो तो अपनी जगह पर है। पाकिस्तान में जो इक़दाम किए जा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो ऑर्डिनेंस इस वक्त हम देख रहे हैं उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसको उसमें होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? और कल ही जो है एंटी होर्डिंग लॉ भी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो बाकी सूबों में कब तक उसको रेप्लिकेट किया जा सकेगा, कब तक हम ये देखेंगे कि उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि अभी तो वो इस्लामाबाद के हवाले से बात हो रही है ICT का। जी, मेरे से आपने पूछा ये? जी 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 जी, आई थिंक ये सारी चीजें जो है आप बात कर रहे हैं इसमें रिलीफ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट दे रही है, हर किस्म की रिलीफ दे रही है, टैक्सेस से रिलीफ दे रही है, कर्जों में एक किस्म का इंटरेस्ट रेट्स में रिलीफ है। आपको पता है कि स्टेट बैंक ने स्कीम दी है जिसके तहत अगर आप अपने जो लेबर को एम्प्लॉय रखते हैं तो आप 4% के ऊपर भी आप बोरो कर सकते हैं और इससे ये साथ बहुत सी SMEs जिनको कभी फाइनेंशियल नहीं मिली थी उनके प्रोग्राम्स भी बन रहे हैं, गारंटीज हुकूमत देने जा रही है बैंकों को ताकि वो अपनी लेंडिंग कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फ्यूचर है ये रिलीफ ओरिएंटेड है और ग्रोथ ओरिएंटेड है।
اب وہ پرانا جو IMF کا پروگرام تھا وہ اس وقت 1 سال کے لیے اس کو آگے کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو چیزیں آپ کی معیشت کو بحال کر سکتی ہیں، جس چیز سے آپ کورونا کے افیکٹ جو ہیں ان کے لیے خرچہ کرتے ہیں، اب وہ ٹارگیٹس نہیں ہیں۔ 1 سال کے لیے IMF نے آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ اس وبا پہ قابو کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اپنے جو فسکل کے ٹارگیٹس تھے یا مانیٹری پالیسی میں جو ٹارگیٹس تھے وہ اب آپ نے کورونا کچھ طرح دیکھتے ہیں، تو اس کا جو اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب لمبا چلنے والا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، آپ چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، پنجاب میں اس وقت بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا کسی پالیسی پر کام ہو رہا ہے اس وقت؟ کے ساتھ جہاں پہ ریلیف بھی دی جاتے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ بہتر طور پہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں تو شاید بہتری آئے گی۔ جی تو ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے۔ جی، اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ اس وقت سیفٹی کے ساتھ ہم جی بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے حکومت نے تعمیراتی شعبے کو کھولا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کی گئی ہے، اس سے تاجروں کو، صنعت کاروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چھوٹے تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا، بلکہ جو لوگ روزگار کے سلسلے میں ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بھی بندہ رہے گا۔ بالکل، اور پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں انشاءاللہ خاصا اس میں فائدہ ہوگا۔ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو ہے انٹرسٹ ریٹ 1 مہینے میں 3 مرتبہ کم کر دیا گیا، 13 سے 9% پر وہ آ گیا۔ تو اس سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 1300 ارب کا جو اندرونی ہمارا قرضوں کا حجم ہے وہ اس دباؤ میں خاصی کمی واقع ہوگی، اور ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا۔ عثمان، آپ نے امریکہ کے حوالے سے بھی خبر سنی، وہ باقی تمام ممالک جو اس وقت وہ خود بھی اپنا بوجھ جو ہے وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس آئیں۔ پاکستان میں UAE سے بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس آئیں گے، دیگر ممالک سے بھی واپس آئیں گے جو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک خاصا بڑا بوجھ اور بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اوور آل ہر ملک میں ظاہر ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے اسی قسم کے حالات جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں سب کو۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہماری اکانومی پہلے سے ہی ڈاماڈول تھی اور بہت سارے مسائل تھے، کوشش کی جا رہی تھی کہ اب اس کو ٹریک پر لے کر آیا جائے، اور خاصے حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اس وقت جو ایک دم سے صورتحال بنی، جو اس وقت ہنگامی حالات بن گئے، اس میں اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور چھوٹی انڈسٹریز کی جو بات کر رہے ہیں، درمیانے درجے کی، چھوٹے درجے کی ٹیکس جو ہے اس میں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے فائدہ ہوگا، لیکن ان لوگوں کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا جو ملک میں واپس آئیں گے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے لیے بھی بھرپور تیاری کی ضرورت ہوگی، اور آئی ہوپ اس حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اقدامات جو ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں وہ لو ہو رہی ہیں، یقیناً انفلیشن کم ہوگی، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ ایشو جو ہے خاصی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ اینٹی ہورڈنگ لا کے حوالے سے اس میں نے بات کی تھی جو کل انٹروڈیوس کروایا گیا، ابھی تو انیشل سٹیجز پر ہے، بعد میں یہ تمام صوبوں میں بھی اس کو ریپلیکیٹ انشاءاللہ کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی ان دو چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کیا جائے اور کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس میں 3 سال کی سزا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 3 سال تک کی سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا مال آپ کا پکڑا جائے گا، جتنی پروڈکٹ ہوگی اس میں سے آدھی جو ہے وہ ضبط بھی کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے اقدامات خاص طور پر رمضان المبارک سے بالکل وہ بڑے خوش آئند ہیں، بڑی زبردست اس کا جو ہے بالکل حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، اور اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اسٹور ہے تو وہاں پر اگر کچھ چیزیں مہنگی بیچی جا رہی ہیں تو اسٹور کا جو عملہ ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا، مالک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کی بار حکومت یہ کہہ رہی ہے
है कि मालिक तक पहुंचा जाएगा, भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और 50% जो माल है उसको जब्ती कर लिया जाएगा, और जो शख्स इसकी निशानदही करेगा हुकूमत को या मकामी इंतजामिया को आगाह किया जाएगा। जो सामान पकड़ा जाएगा उसमें से 10% जो है वो उसको दिया जाएगा। ये भी बहुत ही अहम बात है, और हुकूमत ने यह कहा है कि ऐसे जितने भी अनासर हैं उनके साथ हम आहनी हाथों से निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे, और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि रमजान मुबारक जो है उसकी आमद है, और अवाम पर बोझ जो है वो उसको कम करना हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। जितना रिलीफ हुकूमत दे सकती है वो तो दे रही है। यूटिलिटीज स्टोर्स पर भी हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो अवाम को दी जा रही है। साथ ही साथ जो आपको बताते चलें कि जो इमरजेंसी रिलीफ फंड है हुकूमत की जानिब से, उसको में भी तकरीबन 50 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो पैसे वो मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जा चुके हैं। टोटल 144 अरब रुपए हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि रमजान से पहले ये तमाम तर जो पैसे हैं ये लोगों में तकसीम कर दिए जाएं। बिल्कुल दुरुस्त। और टाइगर फोर्स के हवाले से जो है थोड़ी सी बात करें, उसमें भी लाखों की तादाद में लोग जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पे वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि यूथ और लोग जो हैं वो फौरी तौर पर लब्बैक कहते हैं। तो इस सिलसिले में भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें टाइगर फोर्स जो है वो लाखों की तादाद में लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह उस हवाले से भी जो है वो सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त जो काम किया जा रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो न सिर्फ मुल्क में मुखय्यर हज़रात को ये अपील कर रहे हैं कि इस मौके पर आप आगे बढ़े। पाकिस्तानी कौम को हमने माजी में भी देखा कि जब भी कोई कुदरती आफात या इस किस्म के हालात जब दरपेश होते हैं तो लोग आगे निकलते हैं और उन कमज़ोर लोगों को सहारा देते हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत होती है। उनके लिए बहुत इक़दाम किए जाते हैं, कोशिशें भी की जाती हैं। वज़ीर आज़म साहब भी इस हवाले से जो कोशिशें कर रहे हैं, मुल्क में भी उन्होंने लोगों को अपील की है कि वो इस हवाले से जो फंड, एक रिलीफ फंड कायम किया गया है, उसमें पैसे जमा करवाएं ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो सके और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को, उनकी आम जो एक लाइफ है उसको बेहतर किया जा सके। इस हवाले से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी इस हवाले से अपील की है, और लोग उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि जो कंपनीज हैं, टेलीनॉर को देख लें, ज़ैस को देख लें, वो लोग जो हैं वो इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। इस हवाले से एक कंप्लीट पैकेज जो है वो हमें नजर आ रहा है, कम्प्रिहेंसिव जो है वो कम्प्रिहेंसिवली एक अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है ताकि हर तरफ से जो है लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। बिल्कुल, हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी साथ लेते रहते हैं, और इस वक्त डॉक्टर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, मुजफ्फरगढ़ से DHO हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ फोन कॉल पर आने के लिए। सबसे पहले ये बताएगा कि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में ओवरऑल क्या सूरत हाल है? कोरोना की जो एक स्पाइक थी वो अब क्या नीचे आना शुरू हो गई है? जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? आइसोलेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है और किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप यहाँ पर लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। यहाँ पे एक तो ये है कि हमारे पास DHO हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ हमने एक इंडेक्स हॉस्पिटल है हमारी, वहाँ पे कोई 200 बेड की हमने आइसोलेशन भी साथ बनाई हुई है और उसके बाद ट्रीटमेंट भी है और HDU भी बनाया हुआ है 50 बेडेड का अलग। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम तो हम पेशेंट्स को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसको वो वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत हो या हम उसको वेंटिलेटर पे डालें। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और कोई भी डेथ अभी तक कोई हमारे पास इधर नहीं हुई। अच्छा, टोटल जो हमारे पेशेंट्स हमारे पास इधर हुए हैं वो 1078 के करीब हमने तबलीगी और ज़ायरीन जो हमारे पास आए हैं उनको हमने स्क्रीन किया यहाँ पे। टोटल जो बाहर के इलाकों से होकर आए हैं, कोई ईरान से आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। अच्छा, इसमें कुछ फार्मर भी थे, फार्मर 28 थे उनमें। तो इन सबको हमने इनके सैंपल लिए हैं। सैंपल लेने के बाद इनको लैब में भेजा है, लाहौर और मुल्तान। हमारे पास 2 लैब हैं, एक सिस्टर में है, एक लाहौर IPH में। सही है। वहाँ से इनके रिजल्ट्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये एक काफी तादाद में लोग थे। तो उनमें से हमारे पास इस वक्त तक 894 के करीब हमारे पास केसेस आ चुके हैं, वापस रिजल्ट उनके। अच्छा, उनमें से जो 81 हैं वो पॉजिटिव आए हैं, 81 पॉजिटिव, और जो अभी तक 170 के करीब हमारे पास रिजल्ट नहीं पहुंचे, मौसूल नहीं हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो इस वक्त की जो सूरत हाल है आप उसके हवाले से हमें बता रहे हैं
टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा, और केसेस के कम होने की वजह, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर है, बाकी जो दीगर इलाकों की हम बात करते हैं, इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है कि क्या वजह है? एक तो ये होता है कि आपने ज्यादा लोगों के टेस्ट नहीं कर पाए, एक ये भी वजह होती है, KPK में ये भी कहा गया कि लोग चुप गए हैं, लोग सामने नहीं आए, और यहाँ पर तो खासा मुश्किल हो जाता है अगर हम AJK की बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है, दूर दराज के इलाके भी हैं, वहाँ पर लोगों को किस तरह से रीच आउट किया जाता है, एक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आप मुजफ्फरगढ़ से आपका ताल्लुक है, मुजफ्फरगढ़ की आप ये बात करें? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो मुजफ्फरगढ़ की बात ही करूंगा। अच्छा, हमारे मुजफ्फरगढ़ में केसेस बहुत कम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अगर हम यहाँ के लोकल केस देखें तो लोकल केस हमारा कोई भी नहीं हो रहा। ये जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं ये इम्पोर्टेड केसेस हैं, कोई ईरान से आए हैं, कोई इसी तरीके से। अच्छा, लोकल ट्रांसमिशन कम है? लोकल ट्रांसमिशन बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल है ही बिल्कुल नहीं है। तो ये रूरल एरिया है डॉक्टर साहब, जो मुजफ्फरगढ़ है, ये थोड़ा सा जो है अगर इसको कहा जाए टाउन है, रूरल एरिया, इसके मुजाफात में जो है वो ज्यादा है। तो सर वहाँ पर आप क्यों क्या ये समझते हैं कि आपने कहा कि अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पर नहीं है, कोई भी मरीज ऐसा नहीं है, और कम तादाद है, बाहर के लोगों को जो फॉरनर्स हैं उनको भी आपने टेस्ट किया है, लोकल ट्रांसमिशन के कम होने की क्या वजह है? क्या लोग बहुत ज्यादा अमल दरामद कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं? हालांकि ये खासा मुश्किल होता है कि आप रूरल एरिया के लोगों को समझाएं, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट सोशलाइजेशन का सेटअप होता है। अच्छा, ऐसे है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 4.8 मिलियन ओके, पूरे डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास 1 BHQ है, 4 PHQ हैं, और इसी तरीके से 13 RHC है और 72 BHU हैं। ठीक है। हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट का सेटअप है उसमें हमारे हेड DC साहब हैं। हमने म्यूचुअल बैठ के इस चीज को पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था कि हमारे लोकल लेवल पे हमारे पास जितने LHWs हैं PHU लेवल पे, उनको हमने मोटिवेट किया था कि घर घर जाके उनको आइसोलेशन के हवाले से बताएं, ब्रीफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग और इसी तरीके से बाकी आप अपने आप को कैसे महफूज रखना है। तो इस हवाले से आई थिंक ये हमारी जो स्ट्रेटजी है बहुत कामयाब रही है। DC साहब ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी इनपुट दी है, इसी तरीके से CO साहब ने, और हमने एक एक जगह पे जाके वहाँ लोगों को जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उनको हमने मोटिवेट किया कि ये हर जगह पे फैलाएं। और मुझे तो यही लगता है, एक तो लोगों में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, यहाँ पे जैसे कि आपने जिक्र किया कि ज़ायरीन बड़ी तादाद में आए थे, मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल को आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिस्पॉन्ड कर पाएं साउथ पंजाब की सूरत हाल को, क्योंकि मुल्तान में हमने देखा कि सबसे बड़ा करंटीना मरकज बनाया गया था, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन को ट्रीटमेंट दिया गया। अभी भी क्या कुछ ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं? ज़ायरीन की आमदरफ्त का सिलसिला उसी तरह से जारी है? किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या फिर ज़ायरीन की तादाद अब खासी कम रह गई है? ज़ायरीन की तादाद तो अब मेरे ख्याल में खासी कम हो गई है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरगढ़ में पिछले महीने जो भेजे गए थे वो 103 के करीब थे, उसके बाद ज़ायरीन कोई नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अभी तक आप ये जी जी कह रही हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, तो 103 के करीब आए थे, वो हम लोगों ने उनको क्वारंटाइन सेंटर में मुख्तलिफ जगह पे रखा था। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने दिनों तक ज़ायरीन को करंटीना में रखा जा रहा है यहाँ पे? 14 दिन के लिए। ठीक, एक स्टैंडर्ड जाहिर है कि ये टाइम है, इतने दिनों में इसको रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और ये हमें बता रहे थे मुजफ्फरगढ़ की सिचुएशन के हवाले से, साउथ पंजाब के हवाले से, कि वहाँ पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं और मुजफ्फरगढ़ की जो आबादी है उसको किस तरह से जो है वो लोगों तक एक्सेस की जा रही है, कितने वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। इन्होंने कहा कि हमने जो टेस्ट किए उसमें तकरीबन फॉरनर्स के भी 28 टेस्ट इन्होंने किए, और इसमें तकरीबन 81 इन्होंने कहा कि पॉजिटिव आए हैं। कुछ तबलीगी जमात के लोग थे, कुछ ज़ायरीन थे जिनको किया गया, और जो क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पर बनाया गया उनको 14 दिन तक वहाँ पर रखा गया। और उसके बाद जाहिर है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत जो इस वक्त ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो लोगों को भेज दिया जाता है अपने घरों में। बहरहाल इक़दाम जो है वो हर जगह पे किए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, चाहे वो AJK हो। AJK के हवाले से पहले मैं बात करी थी, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर है, वहाँ पर पेशेंट्स जो है काफी कम है। और पंजाब चूंकि बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर कुछ केसेस ज्यादा हैं, लेकिन इस हवाले से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, वो काबिल
गुजारिशें, और चूंकि DHO साहब इस हवाले से बता भी रहे थे कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इनकी टीम्स हैं, वो वाकई एक एक घर बिल्कुल आगाही दे रही हैं लोगों को, और लोगों को ये बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिलसिला है, किस तरह से आगाही आप तक पहुंचानी है। और अगर कोई बाहर से आप इस वक्त पाकिस्तान में आया है, कोई ऐसा शख्स आपके घर में, कोई गेस्ट आया हो कि जो बाहर से हो, तो उसका भी सारा डाटा जो है वो इस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है। और ये वाकई एक एक घर में लोग गुजार रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, और जो बाकी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो एक एक घर में जा रहे हैं, वो उससे भी मुश्किल काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है ये सारे लोग मिलकर, और पूरी टीम पाकिस्तान की, हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सारी टीमें, इस हवाले से अगर हम डॉक्टर सानिया निश्तर का नाम लें तो वो भी बहुत अहम होगा कि जिस तरह से वो पूरा उनका जो अमला है वो काम कर रहा है, और जिस तरह से लोगों की मुश्किलात को सुना जा रहा है, और डायरेक्टली लोगों तक 12,000 रुपया जो है वो पहुंचाया जा रहा है मुख्तलिफ खानदानों में। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बहुत ट्रांसपेरेंट ये सिस्टम है, चूंकि तमाम काम कंप्यूटराइज के जरिए ही होगा, सारी रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज के जरिए होगी, तो फिर इसमें यकीनन शफाफियत का अंसर जो है वो बहुत गालिब। बिल्कुल, सानिया निश्तर तो जो है वो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि एहसास सेंटर्स पर जा रहे हैं, लोगों से खुद मिल रहे हैं, और जो छोटी मोटी शिकायत हैं वो भी सुन रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर ही उनकी शिकायत को निपटा दिया जाए। आपसे कुछ देर पहले जब डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात भी की थी नाहिद, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में एक भी लोकल ट्रांसमिशन का केस जो है वो सामने नहीं आया। अब इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं लोकल ट्रांसमिशन की भी, खास तौर पर वो इलाके जहाँ पर अवाम एहतियात नहीं करते, और पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि एलर्जी पेशेंट्स होते हैं, कुछ अलामात उनमें ऐसी होती हैं, फिर जब वो घरों से बाहर जाते हुए जिस तरह से उन्हें कहा जाता है कि मास्क पहनें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जब वो इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते तो यकीनन कोरोना वायरस को वो फिर खुद दावत देते हैं कि वो उनके घर तक आए। जैसे कि कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो आपके घर तक नहीं आता, बल्कि आप उसे लेने खुद घर से बाहर जाएंगे तो वो फिर ही घर के अंदर दाखिल होगा। अब हुकूमत तो अपने तौर पर जो भी बन पा रहा है वो कर रही है, लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि मुल्क के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं कि वायरस जो है वो कम फैल रहा है, केसेस की तादाद कम है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, खास तौर पर कुछ शहरी इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग एहतियात नहीं बरत रहे। अगर लॉकडाउन में किसी हद तक हुकूमत की जानिब से नरमी की गई है तो ये भी नाज़रीन आप ही लोगों के लिए की गई है, क्योंकि लोग ये हमें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम घरों में बैठ बैठ कर तंग आ गए हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। तो कुछ हद तक रिलैक्सेशन आप लोगों को दी गई है, जुज़वी लॉकडाउन है, उस किस्म का लॉकडाउन नहीं है जो कि बाहर के मुल्कों में रखा गया, जो कि चीन ने वुहान में रखा, जिसकी वजह से लोग कैद होकर रह गए थे। यहाँ पर अगर कुछ नरमी है तो वो भी आप लोगों की वजह से ही है। आपको चाहिए कि इस नरमी का नाजायज फायदा न उठाएं। मोटरसाइकिल की अगर डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है तो वो भी आप लोगों के लिए लगाई गई है। एक डिस्टेंस जो है वो उसको बहरहाल आप लोगों ने बरकरार रखना है। बच्चों को बार बार कहा जा रहा है कि घरों से बाहर लेकर ना निकलें, लेकिन कल नाहिद मैं एक पार्क में देख रही थी कि लोग बड़ी तादाद में बच्चों को जो है वो लेकर बाहर निकले थे, और उसी पार्क में बुजुर्ग भी मौजूद थे। बिल्कुल, और ग्रोसरी के लिए लोगों को लेके जा रहे हैं। बहरहाल उस्मा ने तो बात लॉकडाउन के हवाले से की कि लोग चाहते हैं कि घरों से बाहर निकलें, और हालांकि ये टाइम जो है ये बहुत अहम है और बड़ा क्रूशल टाइम भी है कि इस वक्त जो है ये ज्यादा खुदा न खास्ता जो है वो ज्यादा केसेस हो सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है उस्मा, कल मैं देख रही थी, मुख्तलिफ इश्यूज देख रही थी, ये तकरीबन हर जगह पर लोग जो है ना वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए। हमारे यहाँ इस इलाके में हमारे अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ पर देर से ये वायरस आया है। यूरोप में या दीगर ममालिक में, वेस्ट में ये पहले ही वहां पर उसने अटैक किया था, और अब वहां पर सिचुएशन पहले से बेहतर भी हो रही है। तो वहां मरहलावार जो है इस लॉकडाउन को है कि मई के किसी उसमें जर्मनी में शायद मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से जब हम बात करते हैं कि शायद स्कूल वगैरह जो है वो खोल दिए जाए, लेकिन सेगमेंट्स में खोले जाएंगे। इस तरह से एकदम से सारी चीजें आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भी जो किया गया वो भी इसी तरह से सेगमेंट से काम हो रहा है। मरहलावार जो है वो अनाउंस किया गया था कि पहले हम जो इंडस्ट्री खोलेंगे उसके हवाले से आपको ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको खोला जाएगा। उसमें भी तमाम को नहीं खोला गया। लोग अभी भी बात करते हैं जी सरिया नहीं मिल रहा है या हमें बाकी हार्डवेयर की शॉप्स बंद हैं
या बाकी जो टाइल्स वगैरह वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये सब काम मरहलावार चलेगा। अभी सिंध में हमने देखा कि कल वो सारा एक उन्होंने जो अपना स्ट्रैटेजी थी वो बना ली है, विफाक को भेजेंगे और इस पर भी काम किया जाएगा। उसमें भी मरहलावार जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि बेहतर होंगी। और कुछ रेस्टोरेंट्स की वहाँ पर तो डिलीवरी तक बंद थी और लोग बाहर निकल आए थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हम भूखे मर रहे हैं। तो इस तमाम सिनेरियो में एक अहम चीज़ समझने की ये है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम आएंगे, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उससे फायदा होगा, अदरवाइज जो है वो नुकसान ज्यादा होगा। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने जो खास तौर पर इससे जमे रहे कि ये लॉकडाउन जो है वो पार्शियली होगा, उसको जुज़वी रखेंगे, मुकम्मल नहीं करना, उसमें हमने देखा कि काफी जो है उसमें फायदा भी हुआ बहुत हद तक। मेरा ख्याल है कि वक्त हमारे पास बिल्कुल बस कम है, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर अपने नाज़रीन के साथ करना चाहेंगे कि बेशतर इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त इज्तिमात पर, तरावीह पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर वे आउट निकाला है। उलमा इकराम के साथ मुशावरत करके 20 नकात का एक SOP तैयार किया है और आवाम से भी अपील की गई है कि इस SOP पर अमल करें। इबादत जो है वो घर पर भी रह कर की जा सकती है। कोशिश कीजिए कि मसाजिद में कम से कम लोग जाएं और जो लोग जाएं वो हुकूमत की जानिब से जो SOP दिए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर दी गई हैं, उस पर अमल करते हुए जाएं। और मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात हैं, जो मौलाना हैं, वो भी बार बार ये कह चुके हैं कि चंद अफराद अगर इस सुन्नत को जाकर मस्जिद में अदा कर लेते हैं तो वो फिर सबकी तरफ से ये सुन्नत जो है वो अदा हो जाएगी, किसी का कोई गुनाह नहीं होगा। तो इसी नोट के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिएगा।